तो मतलब सीधे तौर से ये माना जाए कि लीलाराम की टिकट कटनी तय। रणदीप सुरजेवाला की हार का कारण क्या कुछ रहा पिछले कई कारण उनके 3-3 घंटे आदमी को इंतजार कराना। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला 3-3 घंटे इंतजार, मुझे ऐसा लगा क्योंकि 11 बजे का समय दे दिया गया, 2 बजे तक आपने उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते, आपको मिलना जाए, आप इतने व्यस्त हैं कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे वहां पे और फिर वो लाइनों में लगना। लेकिन आम वोटर को और आम जनता को वेट कराना वो कहीं ना कहीं उनके लिए निशानदायक रहा। और उनका जो ओरा है, जो उनके आसपास का ओरा है, जो आम लोगों को उनकी तरफ जोड़ने का काम नहीं करता, वो भी रहा। और फरवरी 2016 में जो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा जाट और नॉन जाट का जो सांग किया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक। यानी लीलाराम के पास एक ही चीज है, वो है मेडिकल कॉलेज। अभी जो मैं ये कहूंगा लंदन में कैलाश भगत जी हैं, सुरेश नोक जी हैं, या उनके परिवार से एक सदस्य सुरभि हमारी अध्यक्षा, वो भी एक अच्छी उम्मीदवार हो सकती है। धड़े देखते हैं भाजपा में, कितने धड़े देखते? मैं कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में धड़े देखता। कैथल में एक समय था जब एक नेता दूसरे नेता का फोन नहीं उठाता था। आज चलो मजबूरी में वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वो मजबूरी है उनकी जय बोलना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक सी सीट कांग्रेस की रहेगी और सरकार हुड्डा साहब बना जाएंगे। यानी हुड्डा साहब ही जो नेता में सरकार बन जाएगी। कि आप देख रहे हैं द जेपी। थैंक यू। तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से आपको मिलवाते हैं, लेकिन आज कैमरे पर वो शख्सियत मौजूद है जो सियासी जानकार है और काफी अच्छा अनुभव रखते हैं, और कैथल हलके की सियासत पर बात करेंगे। क्या क्या वो समीकरण है और जातीय समीकरण क्या है, और पिछले लोकसभा चुनाव का किस प्रकार से प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है, और 90 विधानसभा सीट में एक हॉट सीट शामिल कैथल विधानसभा में क्या कुछ रहेगा। जगरूप ढोल जी हमारे साथ मौजूद है। ढोल साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जेपी भाई। और अच्छा विषय है आपका कैथल की राजनीति का, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं और आम आदमी के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो अच्छा विषय है और इस विषय पर आपका स्वागत है जी। और मैं ये कहूंगा कि आप देख रहे हैं द जेपी। थैंक यू। तो ढुल साहब, सर्वप्रथम मेरा यही सवाल है और लोग जानना चाहते हैं, तमाम दर्शक जानना चाहते हैं, कैथल में पूर्व में मंत्री रहे और पूर्व में काफी दिग्गज नेता यहाँ से नुमाइंदगी करने का मौका मिला, अब राज्यसभा मेंबर भी है, उससे पहले भी रहे, या फिर दूसरे शोरेवाला परिवार की बात करें अगर ज्यादा पीछे जाए, उससे पहले और तमाम नुमाइंदे रहे हैं। ओम प्रभा जैन का पूरे देश भर में नाम रहा है। बिल्कुल मैं सहमत तो हूं। कैथल में आज के हालात कहाँ पर है विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि उस समय हालात कुछ और थे, आज कुछ हालात है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जब से बीजेपी सरकार बनी जी, और जिस पैमाने पर सन 2005 से लेकर और मैं ये कहूंगा 2014 तक अच्छा कार्यकाल कांग्रेस पार्टी के दौरान रहा। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी से और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से संबंध नहीं रखता। तभी मैंने सियासी जानकार में आप और मैं एक आम मतदाता और एक मतदाता के नजरिए से सभी पार्टियों को देखते हैं और एक तोलने का काम करते हैं कि ये हमारे एरिया के लिए क्या किया। तो उन 10 वर्षों में अच्छा काम हुआ। हमारे यहाँ जिले में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। ये हमारे लिए बड़ा ड्रॉबैक था। ये पहला ऐसा जिला था जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। 2006 में 6-7 में गवर्नमेंट कॉलेज बन के तैयार हुआ और अच्छी चीज मिली। एक नई बिल्डिंग हॉस्पिटल की मिली, कई ऐसी इमारतें हमें देखने को मिली जो पहली बार। और पिछले 10 वर्षों में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नया वो देखने को कैथल में नहीं मिला। भाजपा सरकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कैथल आए जब सरकार का गठन हुआ जी। 2015 में यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई और आप ये देखें कि आज तक वो यूनिवर्सिटी 10 वर्षों में भी बनकर तैयार नहीं हुई और तीसरा चुनाव आ गया, सर पर आ गया। हाँ, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य इस प्लान में आया और मैं ये कहूंगा कि लीलाराम जी के लिए वो एक संजीवनी बूटी की तरह रहेगा और उनके कार्यकाल में ये काम चालू हो गया। नहीं तो बताने के लिए मेरे ख्याल से आज के समय पे कोई बड़ा काम बीजेपी के लिए नहीं। यानी लीलाराम के पास एक ही चीज है, वो है मेडिकल कॉलेज। अभी जो मैं ये कहूंगा क्योंकि सिटी स्क्वायर 2018 में टेंडर हुआ और
6 वर्ष बीत गए जी। वो कार्य आज तक पूर्ण नहीं हो पाया और विवादों में रहा। मान लो एक बार FIR लॉन्च हो गई, कांग्रेस समर्पित उस समय अध्यक्षा थे और फिर कुछ अधिकारियों पे भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसके उपरांत वो फिर टेंडर आगे चला बढ़ाकर भी आज तक, फिर उसको 35 करोड़ से 52 करोड़ कर दिया, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। या ये कहे कि ठेकेदार की नीयत नहीं थी वो काम करने की, और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मुझे नहीं लगती वो थी, क्योंकि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और सरकार की इच्छा शक्ति ना हो तो कोई कार्य नहीं हो पाता। यानी नुमाइंदगी कमजोर रही है पिछले वर्षों की, गत वर्षों की बात करें तो 10 वर्ष। लेकिन मैं ये कहूँ कि वर्तमान चेयरपर्सन का इंटरेस्ट मुझे लगता है कि रहा है, इसीलिए वो काम ना करने वाले व्यक्ति को समय दिया गया कि वो, क्योंकि अब जो वो काम करेंगे वो उसमें और अब के टेंडर में रेट काफी बढ़ जाएगा, लेकिन उसको फिर भी एक अंतिम समय दिया गया। लेकिन उस उपरांत भी उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। उस उपरांत एक कठोर फैसला नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा और अध्यक्षा द्वारा किया गया और उस टेंडर को रद्द कर दिया गया, और ये अच्छा कदम है और उम्मीद है जल्द वो काम और टेंडर। पिछले दिनों घटिया मटेरियल का प्रयोग करने की बात की गई और पुराना मटेरियल वो भी काफी चर्चा का विषय रहा। देखो, 2 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं तो वो टेंडर शुरू से ही विवादों में रहा है। अगर उसकी अभी तक मेरे ख्याल से पिलर टेस्टिंग नहीं कराई गई जो कराई जानी चाहिए थी, क्योंकि वो लंबे टाइम वो टेंडर रहना है, वो इमारत रहनी है, तो कहीं ना कहीं चीजें थी और पार्षदों ने आवाज बुलंद की और वो काबिले तारीफ है। पहली बार देखने को मिला कि पार्षद ऐसे लामबंद हुए और बगैर, मैं ये कहूंगा कि शहर की बात उन्होंने की, किसी भी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक दल से उठकर, हाँ, चाहे वो अध्यक्षा की बात हो चाहे वो पार्षदों की बात हो, उन्होंने शहर की बात की और ये अच्छा भी था। अच्छे, तो यानी जो आपने बात कही कि उनकी नीयत जो काम करने की है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है भाजपा से। मुझे ऐसा लगता है, या अपने ग्राउंड मजबूत करने की बात हो या जो उनके लेवल का काम है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काम करने की इच्छा है। तो लेकिन एक पुराने ढर्रे से वो चीजें चल रही हैं, समय पे वो काम हो नहीं पाते जी। अब बरसात के दिनों में आप देखेंगे तो नालों की सफाई, अगर आप देखें कि पक्के नालों पर पक्के कब्जे हो गए हैं, आज तक हटाया नहीं गया, इसलिए वो बाढ़ ग्रस्त। अगर आप माता गेट आप जाएं हमारे कैथल का, और बड़े मंदिर मठ भी हैं जो आजकल विधायक की रेस में भी नाम गिनवाते हैं यहाँ पर, वहां पे इतना, अगर आप 4 बूंद आ जाए तो वहां इतना पानी हो जाता है कि वो एरिया डूब जाता है। उसका मेन कारण ये नालों की सफाई ना होना है, उनमें कब्जे हो जाना है। जब तक वो कब्जे नहीं छूटेंगे वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन चलो, फिर भी हमें लगता है कि वो काम करने की इच्छा रखते हैं और काम करना भी चाहिए, एक जिम्मेदारी लोगों ने दी है और उस जिम्मेदारी का निवारण हर व्यक्ति को करना। 19 में कमी क्या कुछ मानते हैं? नुमाइंदगी की बात की आपने, पिछले वर्षों की काम की बात की, मैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति ना तो कैथल में सरकार की कहीं दिखाई दी इस चेयरपर्सन चुनाव को छोड़ के, चाहे वो MP स्तर की रहा हो। मैं तो इतना तक कहूंगा, अब जो वर्तमान में नवीन जिंदल साहब खड़ाऊ मुख्यमंत्री जी, अच्छा, चलो अब वो उस चीज से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो कहते थे कि वो चन्नी जैसा काम होगा कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और वैसा लगा भी, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां पे एक व्यक्ति के पास उन दिनों में कोई पद नहीं था और सबसे पहले जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको आप, उद्घाटन पट पर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम पहले दे दिया, और मुख्यमंत्री, जबकि प्रोटोकॉल ऐसा नहीं कहता। तो लोगों में यह धारणा थी कि ये खड़ाऊ मुख्यमंत्री, चलो हमारी शुभकामनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो उस छाया से बाहर आए और कुछ निर्णय उन्होंने लिए, अपने स्तर पे भी लिए हैं और काबिले तारीफ है, चाहे वो सरपंचों के हक का फैसला हो या अन्य भी कोई फैसला हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे फैमिली ID में सुधार की बात हो, वो काबिले तारीफ है, आम जनजीवन को उसका लाभ भी होगा। राजनीतिक लोगों की बात कर लेते हैं। रणदीप सुरजेवाला की हार का कारण क्या कुछ रहा? पिछले कई कारण उनके निजी भी रहे, मुझे ऐसा लगता है। मैं कमी बता रहा हूँ आपको, 3-3 घंटे आदमी को इंतजार कराना। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला 3-3 घंटे इंतजार, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि 11 बजे का समय दे दिया गया, 2 बजे तक आपने
उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते। 3-3 घंटे वहां आदमी वेट करता है। आपको मिलना जाए, आप इतने व्यस्त हैं कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे वहां पे, और फिर वो लाइनों में लगना, या कई बार तो ये कहा जाता था, हालांकि मैं कभी गया नहीं, और अच्छे नेता रहे सुरजेवाला साहब, और बड़े मृदुभाषी हैं और तथ्यों पे बोलते हैं, मैं उनका इसलिए फैन भी हूँ। लेकिन आम वोटर को और आम जनता को वेट कराना, वो कहीं ना कहीं उनके लिए निशानदायक रहा। और उनका जो ओरा है, जो उनके आसपास का ओरा है, जो आम लोगों को उनकी तरफ जोड़ने का काम नहीं करता, वो भी रहा। और फरवरी 2016 में जो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा जाट और नॉन जाट का जो सांग किया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक, यानी 16 वाला भी काफी खामियाजा भुगतना पड़ा रणदीप सुरजेवाला। बिल्कुल रहा। और उस उपरांत भी आप ये देखें कि नायब सैनी 2019 में यहाँ से 56,000 की वोट की लीड के साथ जीते थे, और सुरजेवाला साहब सिर्फ 800 कुछ वोटों से आए, तो उस लीड को तोड़ने का काम किया और 71,000 वोट उनको मिलेगी। यानी स्ट्रॉन्ग वो अभी भी यहाँ पर दिखाई देते नहीं, निसंदेह उनसे स्ट्रॉन्ग मुझे अभी तक कोई कैंडिडेट नजर वैसे आता नहीं। बाकी लोग हैं, लोग किसको और क्या सोच के वोट करते हैं, ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सुरजेवाला साहब अच्छे नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है और अच्छे वक्ता भी। यही बात जब मैं वहां पर लोगों में बातचीत करता हूँ, राष्ट्रीय स्तर के नेता तो है, लेकिन जनता में थोड़ा वो उन्होंने जो छवि बना ली है कि लेट लतीफ की, मेरी उनसे सलाह है कि वो लेट लतीफ की छवि को तोड़े, और जो ऐसे सुरजेवाला जी, उनके पिताजी समय पर पहुंच जाते थे, 5 मिनट पहले वो कार्य वो करने। चौधरी शमशेर सुरजेवाला समय पर पहुंच, समय पे, वो समय के पावन व्यक्ति, 4-4 घंटे, या तो मान लो आपको 7 बजे का समय है तो वो 6:45 बजे वहां पे पहुंच जाते। चाहिए इस तरह के वाकये वहां पर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो और आदमी की कदर करते थे और अच्छे इंसान थे। भाजपा में कोई ऐसा चेहरा जो यहाँ पर सुरजेवाला के लिए संकट की घड़ियां शुरू कर सकता है? देखो, अगर आप पूरे लोकसभा चुनाव की बात करें, हम विधानसभा चुनाव की बात फिर करेंगे। लोकसभा चुनाव में आप ये देखें कि हरियाणा के लोगों ने एक सामाजिक दायित्व का पूर्ण किया और 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को दी, जहां पे आप ये मानो कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे कब्जा की हुई थी, वहां पे 5-5 सीटों पर दोनों पार्टियों को छोड़ दिया और दोनों बराबर के दड़े बना दिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा रहा और उनके पास कुछ था, मान लो था नहीं, उनके पास बहुत कुछ मिल गया। उनको पास केवल पाने के लिए था, खोने के लिए कुछ नहीं। कैथल में जहाँ 56,000 की लीड लोकसभा चुनाव में थी, वो घट के 17,000 पर आ गई। तो और कोई ऐसा बड़ा नेता अभी तक ऐसा नजर नहीं आया जो वहां तक उसको टक्कर दे पाए। तो यानी जो 53,000 की लीड 2019 में थी, वो 17,000 पर आ गई। और जो सुरजेवाला का जिंदल साहब जो 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीते थे, वो सिर्फ 29,000 पे आ गए पूरी लोकसभा से। जिंदल साहब के आने का कितना नुकसान मानते हैं कैथल हल्के में रणदीप सुरजेवाला? जिंदल साहब की अपनी एक अच्छी छवि रही और उस छवि की वजह से ही वो जीत पाए। अगर जो लहर एंटी कमेंसी बीजेपी की थी, अगर उसके दौरान वो फंस जाते और कोई और कैंडिडेट होता तो अच्छी वोट से हारता। जिंदल साहब के अलावा कोई और होता, मुझे लगता है वो हार जाता। खुद नायब सैनी भी हार सकता। मैं बात कर रहा हूँ कि सुरजेवाला को कितना हानि मानते हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा नवीन जिंदल। मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में इसका कोई खास फर्क पड़ेगा। नवीन जिंदल के प्रचार प्रसार से कुछ थोड़ा बहुत व्यापारी वोट या फिर हमारे अग्रवाल समाज का वोट, वो कुछ हद तक ट्रांसफर हो सकता है। वो पहले भी था, मान लो 50-50 दोनों जगह रहेंगे, उसका इतना फर्क नहीं होता, क्योंकि आज तो परिवार का नहीं पता होता कि कौन किसको वोट कर रहा है। आप भी समझदार हैं कि मैं हर वोटर ये चाहता है कि वो नेता तक सीधा जुड़े, और ठीक है फर्क रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं रहेगा कि वो एक पूरा, क्योंकि वो स्वयं ही 29,000 से जीतते हैं। अगर वो इतना फर्क होता तो वो अच्छी वोट से जीतते, जैसे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से जीतते। तो अभी भाजपा में कौन से चेहरे मानते हैं, या फिर तमाम जो राजनीतिक दल है, मुख्य दल? वैसे पिछले दिनों एक पोस्टर भी लगे थे, शायद आपको ध्यान हो गए, ये सांसद और मैं विधायक। हाँ, मैंने देखा वो पोस्टर सारे शहर में लगे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी गायब हो गए मौके पर। पोस्टर लगाने वाले नेता गायब हो गए, उसमें से एक नेता तो दिखाई नहीं देते। और आजकल वो भी कहते हैं कि विधायक का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मार्केट में नहीं दिखते कहीं पर। और इसी तरह को भी नहीं दिखते। इसी तरह जो उनसे छोटे भाई थे, वो माननीय जिलाध्यक्ष के शरण में चले गए, पहले वो उनकी शरण में थे। भाजपा में भी धड़े देखते हैं, भाजपा में कितने धड़े देखते हैं? मैं कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में धड़े देखता। कैथल में एक समय था जब
एक नेता दूसरे नेता का फोन नहीं उठाता था। आज चलो मजबूरी में वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वो मजबूरी है उनकी जय बोलना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे भी समय रहे, धड़े हैं खूब हैं, और बंद कमरों में। लेकिन बीजेपी की अच्छी बात है कि वो उसको जग जाहिर नहीं, घर की बात बाहर नहीं आती, वो जग जाहिर नहीं होने देते। लेकिन कांग्रेस से ज्यादा धड़े बीजेपी में धड़े हैं। कांग्रेस वाले तो गा देते हैं, मान लो बैठ के भी, ना इसका क्या है, वो जेपी कहेगा और उसके रणदीप के बारे में, रणदीप कहेगा जेपी के बारे में। चलो रणदीप के बारे में अच्छी बात है कि वो वाद विवाद की राजनीति कम करते हैं। लेकिन बीजेपी वाले बंद कमरों में तो धड़े बनाते हैं, लेकिन उनके संस्कारी पार्टी है, आरएसएस ने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो लोगों पे जाहिर नहीं होने देते, लेकिन धड़े खूब। चलिए सीधे मुख्य चेहरों पर आते हैं, कौन कौन से लगते हैं? सियासी जानकार हैं आप, सियासी गलियारों में चर्चा है? देखो, अगर हम कास्ट के हिसाब से बांटेंगे, क्योंकि बीजेपी जहां तक बात जाट ओबीसी में दो ही नेता हैं, राव सुरेंद्र सिंह जी और लीलाराम जी। पर दोनों बार, पिछली बार 14 में भी ओबीसी पर, उसके बाद 19 में भी गुज्जर समाज पर, तो अगर मुझे लगता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री सैनी के साहब को प्रोजेक्ट किया गया है कि सैनी को अब यहाँ से उतारेंगे। कैथल से हो सकता है कि सैनी को भारतीय जनता पार्टी उतार, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि ओबीसी को छोड़ के अगर जनरल कास्ट चाहे अग्रवाल समाज से हो, अग्रवाल समाज से भी हो सकता है, या पंजाबी समाज से भी हो सकता है। ये सीट भी कुछ है। इनमें कौन कौन से नेता है? चाहे कैलाश भगत हो, वो पंजाबी समाज से हो सकता है, अगर माननीय खट्टर साहब की चाहत है। पिछली बार भी 19 में भी उनका नंबर पड़ गया था, और हो सकता है कि अब भी पैनल में नाम जाएगा, और हो सकता है कि माननीय कैलाश भगत जी उस मामले में। तो यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आए तो सीधे चाहे पंजाबी समाज हो या फिर अग्रवाल समाज हो, इन दोनों में से हो सकता है। इन दोनों में यही जो है, जो जातीय समीकरण पर जाट को तो देखो, जब सुरजेवाला सब जाट बिरादरी से आते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी जाट को टिकट नहीं देगी। और ओबीसी को या फिर गुज्जर को पहले ही दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं। तो रह गए। अगर जनरल में हम बात करेंगे तो जनरल में कैलाश भगत जी हैं, सुरेश नोद जी हैं, या उनके परिवार से कुछ सदस्य, सुरभि हमारी अध्यक्षा, वो भी एक अच्छी उम्मीदवार हो सकती हैं। या तो मतलब सीधे तौर से ये माना जाए कि लीलाराम की टिकट कटनी तय? मैं ये मानता हूँ, एक ओरा बन गया है, और हर बार ऐसा होता है माननीय विधायक जी के साथ कि वो एक चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद वो 10 साल या 15 साल वो गायब हो जाते हैं। 2005 के बाद वो एकदम से गायब हो गए थे, उसके बाद वो 19 में आ गए। तो ऐसा लगता है कि एक एंटी कमेंसी लोगों में है माननीय विधायक जी को, और शायद वो बीजेपी विधायक जी गैप देते हैं जो सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए। नहीं, समझदार नेता है और अच्छे नेता है और बड़ी आदमी। तो सीटें कितने मानते? मुझे लगता है कि 50+ कांग्रेस गेन कर जाएगी। कैथल की कहां पर देखते हैं? कैथल कांग्रेस जाएगी, मुझे ऐसा ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और कैथल इसके हो सकती है, कलैत और गुलाच, ये तीनों सीट कांग्रेस के पास जा सकती, मुझे ऐसा। कैथल में टक्कर हो सकती है, ऐसा कुछ मापदंड बनाए बीजेपी, रणनीति तय करे? मुझे ऐसा लग नहीं रहा। यदि अन्य कोई जाट बिरादरी से कैंडिडेट नहीं आया तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई टक्कर देखने को मिलेगी। अन्य पार्टियों को कहां पर देखते हैं? अन्य पार्टी आप भी देख लो, जेजेपी 6000 वोट पे सिमट के रहेगी पूरी लोकसभा में। इनेलो 22 तारीख को जब रोड शो था चौधरी अभय सिंह जी का, वो इलेक्शन छोड़ के चले गए। बसपा, वो सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया। तो उसके बाद आप बताओ कौन सी पार्टी लाओगे? यानी टक्कर भारतीय जनता पार्टी सीधा पूरे हरियाणा में 1-2-4 सीटों को छोड़ के, अगर कहीं निर्दलीय या जैसे एलनाबाद वगैरह है इनको छोड़ के, बाकी सीधा कांग्रेस और बीजेपी को रहे। तो सरकार बननी लगभग तय है। मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव अब की बार परिवर्तन के साथ। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का जो चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया, कितना खामियाजा लगते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव? नहीं, पॉजिटिव रहा है। नहीं, जो अमित शाह ने कहा कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ओबीसी वर्ग के लिए तो सैनी समाज के लिए पॉजिटिव है। कितना %? और जो विद साहब के लिए वो नेगेटिव है। जो बड़े नेता है, जो सीनियर नेता है जी, जो आज दबी जुबान में ये कहते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो। गोगी साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो गोगी साहब कहते हैं कि मेरे पास अनिल विज आए और उन्होंने कहा, देखा भाई गोगी, मेरे को औकात दिखा दी। उन्होंने, चाहे वो विद साहब हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, कुलदीप बिश्नोई हो, या कोई और सीनियर नेता हो, वो आप देख लो कहाँ पे है। यानी
कांग्रेस पार्टी में लड़ाई केवल मुख्यमंत्री की रहने वाली है? मुझे नहीं लगता कि रहेगी, क्योंकि धड़े तो हैं ही हैं, धड़े तो सभी पार्टियों में होते हैं और आंतरिक रूप से तो हर पार्टी में होते हैं, चाहे उसका वो परिवार की पार्टी क्यों ना हो, चाहे परिवार की पार्टी आप समझ रहे हैं, लेकिन धड़े उनमें भी होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई मुख्यमंत्री की लंबी चौड़ी कोई बात आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक सी सीट कांग्रेस की रहेगी और सरकार हुड्डा साहब बना जाएंगे। यानी हुड्डा साहब ही जो बना जाएगी, सरकार बन जाएगी निसंदेह रूप से बन जाएगी। तो चलिए, फिलहाल सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चली हुई हैं उन पर हमने चर्चाएं की और चौधरी जगरूप ढुल जी हमारे साथ थे और ढुल साहब ने क्या कुछ समीकरण है और सियासी गलियारों में क्या कुछ चर्चाएं हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव का कितना प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है, तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कैथल हल्के में और कैथल जिले की सियासत को लेकर कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।